आपको थाने से कोई फ़ोन आ जाए कि भाई आ जाओ, आपके खिलाफ़ शिकायत आई है, या पुलिस आपके दरवाजे पर ही खड़ी है कि आपको हमारे साथ चलना होगा, यू आर अंडर अरेस्ट, या पुलिस आपको ढूंढ रही है और आप बचते भाग रहे हैं इधर उधर, आपसे कोई ऑफेंस हो गया है या किसी ने कोई झूठी शिकायत ही कर दी है, कुल मिलाकर आपके खिलाफ हो गई है एक एफआईआर। अब आप एक आरोपी हैं, एक्यूज्ड हैं। हमारा क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस कहता है कि जब तक आरोप साबित ना हो जाए आप निर्दोष हैं, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। अभी आप इनोसेंट हैं, अभी आपने एक लंबी लड़ाई लड़नी है कानून के साथ मिलकर। इस लड़ाई को लड़ने के लिए कानून आपको कुछ अधिकार देता है, राइट्स ऑफ एन एक्यूज पर्सन। आप स्टूडेंट हैं या एक नए वकील हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूरी है। शुरू करते हैं दोस्तों, बिल्कुल सीक्वेंस में चलेंगे शुरू से लेकर एंड तक, एफआईआर होने से आपके बरी होने तक। एफआईआर हो गई है, सबसे पहला काम होगा अरेस्ट से बचने का। उसके लिए आपके पास है एंटीसिपेटरी बेल। आप पहले सेशंस कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में सेक्शन 482 बीएनएसएस नया कानून आ गया है, आप कोर्ट को सेटिस्फाई करेंगे जी कंप्लेंट फॉल्स है, मैं इनोसेंट हूँ, बदनाम करने के लिए किया गया है, मैं पुलिस को असिस्ट करने को तैयार हूँ, ट्रायल फेस करूँगा, एविडेंस से छेड़छाड़ नहीं करूँगा, मुझे अरेस्ट ना किया जाए। पुलिस ने जो पूछना है ऐसे ही पूछ ले, तो कोर्ट मामले की सीरियसनेस देखते हुए आपको प्री अरेस्ट बेल दे सकती है। तो अब आपकी गिरफ्तारी नहीं होगी, केस पूरा चलेगा, बस आपको जेल नहीं जाना पड़ेगा जब तक आपको दोषी नहीं साबित कर दिया जाएगा। अब मान लीजिए आपको पता ही नहीं है कि आपके खिलाफ कोई एफआईआर भी है, पुलिस आ गई आपके दरवाजे पर अरेस्ट करने के लिए। अब आपके पास क्या राइट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 5 है ये बीएनएसएस का, यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। सबसे पहले आप जानेंगे अपने ऊपर लगे सेक्शंस। पुलिस वाले से पूछेंगे आप, अगर ऑफेंस कॉग्निजेबल है तो पुलिस अरेस्ट कर सकती है, अगर नॉन कॉग्निजेबल सेक्शंस हैं तो नो अरेस्ट विदाउट वारंट, कोर्ट से वारंट लाना होगा। अब पता कैसे लगे कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है या नॉन कॉग्निजेबल, इसकी लिस्ट है एक बीएनएसएस में, उसे देखकर पता लग सकता है कि ऑफेंस जो है वो कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है। लेकिन मोटे तौर पर आप ये समझ लीजिए कि सीरियस किस्म के ऑफेंस कॉग्निजेबल ही होते हैं, उनमें विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है। लेकिन जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होंगे उसमें पुलिस आपको अरेस्ट विदाउट वारंट नहीं कर सकती है। अब मान लीजिए जो ऑफेंस आपके ऊपर लगे गए, जो सेक्शंस लगाए गए हैं एफआईआर में, वो हैं कॉग्निजेबल। अब पुलिस आपको अरेस्ट करेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि पुलिस आपको बस ऐसे ही उठा के ले जाएगी, कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं, आपके राइट्स का सम्मान करना होगा पुलिस को। और यहाँ पे कोई कंपल्शन नहीं है, कोई मैंडेटरी नहीं है कि अरेस्ट करना ही है। देखिए पुलिस को पावर है अरेस्ट करने की, पुलिस चाहे तो अरेस्ट ना भी करे, पर उसके लिए उसको रीज़न देने होंगे। लेकिन आमतौर पर जब कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो पुलिस अरेस्ट करती ही है, तो आप ये मान कर चलिए कि पुलिस अरेस्ट करेगी। तो ऐसे में आपके क्या अधिकार हैं उनको समझ लीजिए आप। बीएनएसएस का सेक्शन 36 कहता है कि जो अरेस्टिंग पुलिस ऑफिसर है उसको अपनी नेम प्लेट पहननी होगी, मैंडेटरी है ये, वो साइड पर लगा होता है ना, ताकि नाम लिखा हो कि कौन भाई साहब, कौन जनाब है जो अरेस्ट करके ले जा रहे हैं। एक अरेस्ट मीमो बनाना है, अरेस्टेड उसको अटैच करवाना है किसी आई विटनेस से, वो या तो कोई फैमिली का मेंबर होगा या कोई आसपास का कोई रिस्पेक्टेबल मेंबर होगा सोसाइटी का, और उसको आप यानी कि जो अक्यूज है वो उसको वेरीफाई करेगा। और अक्यूज को राइट होगा कि किसी रिलेटिव या अपने फ्रेंड को अपने अरेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे सके। उसके बाद सेक्शन 38 है, अक्यूज को राइट होगा अपने चॉइस के एडवोकेट को मिलने का, और जब पुलिस अक्यूज को इंटेरोगेट करे तब भी अक्यूज अपने एडवोकेट को मिल सकता है। इस बात को ध्यान रखना, आमतौर पर नहीं पता होता है ये। हालांकि कंप्लीट इंटेरोगेशन में उसको राइट नहीं है कि अपने वकील को अपने साथ रखे, लेकिन बीच बीच में ड्यूरिंग इंटेरोगेशन वो अपने एडवोकेट से मिल सकता है। इससे पुलिस पे एक प्रेशर बना रहता है और टॉर्चर की संभावना पुलिस कस्टडी में वो कम हो जाती है। और अगर मान लीजिए कोई ऐसा सेक्शन, कोई ऐसा ऑफेंस है जिसमें 3 साल से कम की सज़ा है और जिसके खिलाफ वो एफआईआर हुई है वो या तो 60+ है, कोई बूढ़ा आदमी है या कोई शारीरिक कमजोरी है उसमें, तो उसको विदाउट डीएसपी की परमिशन के अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। सेक्शन 43 है। उसके बाद अरेस्ट होनी कैसे है, अरेस्ट का मतलब क्या है? अरेस्ट का मतलब है कि पुलिस आपको फिजिकली पकड़ सकती है, होल्ड कर सकती है अपने हाथों से, अनलेस आप खुद ही अपने आप को सबमिट ना कर दें कि भाई मैं चल तो रहा हूँ, तो आपको क्या ज़रूरत है जोर लगाने की। और अगर एक्यूज जो है कोई वुमेन है, महिला है, तो उसको टच नहीं किया जा सकता बशर्ते अरेस्ट करने वाली खुद वुमेन ऑफिसर ना हो। और वुमेन को सनसेट के बाद और सनसेट से पहले यानी कि रात के टाइम में अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। अरेस्ट करते हुए पुलिस को इस प्रोसीजर में इतनी अथॉरिटी है कि अगर कोई भागने की कोशिश करे तो पुलिस नेसेसरी स्टेप ले सकती है। नेसेसरी स्टेप कुछ भी हो सकते हैं। हालांकि जिस अक्यूज पर ऑफेंस उम्र कैद या सजाए मौत का नहीं है
उसको जान से नहीं मारा जा सकता। मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि ऑफेंस मामूली सा है, कोई चोरी का या जेब कतरी का, और जब उसने भागने की कोशिश की तो पुलिस ने उसे गोली ही मार दी। ऐसा नहीं हो सकता है। अब एक सवाल उठता है कि क्या पुलिस हथकड़ी लगा सकती है, हैंडकफिंग? देखो दोस्तों, जो CRPC था पुराना कानून, उसमें इसकी परमिशन कोर्ट से लेनी होती थी। कोर्ट की परमिशन के बिना पुलिस हथकड़ी नहीं लगा सकती थी। लेकिन अब इस नए कानून में BNSS में पुलिस चाहे तो ऑफेंस का नेचर और ग्रेविटी देखते हुए हथकड़ी खुद से ही लगा सकती है, उसके लिए कोर्ट की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। और जो हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम करते हैं, टेररिस्ट एक्ट में इन्वॉल्व हैं, ड्रग, मर्डर, रेप, एसिड अटैक में हैं, उनको पुलिस चाहे तो हथकड़ी लगा सकती है, कोई कोर्ट की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। सेक्शन 46 ये कहता है BNSS का कि पुलिस कोई ज़बरदस्ती कोई धक्का नहीं करेगी, अननेसेसरी रिस्ट्रेन नहीं लगाएगी। मतलब ये कि मान लीजिए एक कमज़ोर सा आदमी है, उसका मतलब ये नहीं कि उसको चार पुलिस वालों ने तो बचा हुआ है। जितनी ज़रूरत है उतना ही रिस्ट्रेन पुलिस लगाएगी। सेक्शन 47 उसके बाद एक्यूज को अपने ऊपर लगे इल्ज़ाम को जानने का पूरा हक है। उसे ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताया जाना मैंडेटरी है। क्या कंप्लेंट है, क्या सेक्शन है, क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, और अगर ऑफेंस बेलेबल है तो बेलेबल ऑफेंस में पुलिस को ही अथॉरिटी है बेल पर रिलीज करने की। कि देखिए, पुलिस कहेगी आपको कि बेलेबल ऑफेंस है, अगर आपकी कोई जमानत देने को तैयार है तो बुला लीजिए, हम आपको यहीं से छोड़ देंगे। नॉन बेलेबल ऑफेंस में कोर्ट जो बेल है वो कोर्ट से ही मिलती है। अब मान लीजिए आपको अरेस्ट कर पुलिस स्टेशन ले जाया गया है। अब आता है सेक्शन 48। पुलिस स्टेशन पहुंचते ही पुलिस खुद से इस अरेस्ट की इन्फॉर्मेशन किसी ऐसे पर्सन को जिसे एक्यूज चाहेगा उसे बताएगी। तो एक्यूज अपने भरोसे के आदमी या अपने किसी घर के आदमी को इन्फॉर्मेशन पहुंचा देगा और इसकी एंट्री भी की जाएगी बाकायदा। ये बहुत मैंडेटरी प्रोविजन है। मजिस्ट्रेट जब कोर्ट में एक्यूज को पेश किया जाएगा तो मजिस्ट्रेट खुद इस बात को कंफर्म करेगा कि इस प्रोसीजर को फॉलो किया गया या नहीं। सेक्शन 49 उसके बाद एक्यूज के पास जो भी होगा उसे सेफ कस्टडी में रखा जाएगा और उसकी रसीद एक रसीद बनाकर एक्यूज को दी जाएगी। होगा क्या, जैसे मान लीजिए जेब में पैसे हैं, आई कार्ड्स हैं, घड़ी है, तो उनको बाकायदा रिकवर करके एक मीमो बनाकर उसकी रसीद एक्यूज को दी जाएगी। सेक्शन 53 अरेस्ट के तुरंत बाद एक्यूज का मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ये कोई स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस में मेडिकल प्रैक्टिशनर ही करेगा। उसमें किसी भी तरह की इंजरी अगर एक्यूज को होगी तो उसे नोट किया जाएगा, बाकायदा एक रिपोर्ट बनेगी, मेडिकल की एक कॉपी एक्यूज को भी दी जाएगी। सेक्शन 56 जिसकी कस्टडी में एक्यूज है, जिस पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में एक्यूज है, उसकी जिम्मेदारी है उसकी सेफ्टी की, लीगल प्रोविजन है बाकायदा। सेक्शन 57 उसके बाद अरेस्टेड एक्यूज को अरेस्ट के बाद मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा 24 घंटे के अंदर अंदर। बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के एक्यूज को 24 घंटे से ज़्यादा पुलिस कस्टडी या पुलिस स्टेशन में नहीं रखा जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है। और यहाँ जब मजिस्ट्रेट के पास एक्यूज को पेश किया जाएगा और अगर पुलिस ने कोई ज़ाती या कोई गलत जैसे कुछ टॉर्चर अगर किया हो एक्यूज के साथ तो मजिस्ट्रेट को बताया जा सकता है। मजिस्ट्रेट इसमें पुलिस के खिलाफ भी एक्शन ले सकता है। उसके बाद सेक्शन 187 है। वैसे तो गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर अंदर इन्वेस्टिगेशन खत्म हो जानी चाहिए, पर आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। अब नहीं हुई है तो पुलिस जब एक्यूज को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी विदिन 24 आवर्स, तो यह मजिस्ट्रेट को अथॉरिटी है कि वो एक्यूज को पुलिस रिमांड यानी पुलिस कस्टडी या जुडिशियल रिमांड यानी जुडिशियल कस्टडी में भेज सकता है। पुलिस रिमांड कुल मिलाकर 15 दिन से ज़्यादा का नहीं होगा। पुलिस रिमांड को लोग आमतौर पर समझते हैं कि पुलिस पिटाई करेगी, लेकिन ये सिर्फ पूछताछ के लिए होता है। लीगली पुलिस को पीटने की कोई अथॉरिटी नहीं है। अगर पुलिस कस्टडी में पिटाई की जाती है तो ये इलीगल है, इसकी शिकायत की जा सकती है। अब इस बात को समझना आप आगे जो बता रहा हूँ मैं कि जो ऑफेंस जिनमें 10 साल से ज़्यादा की सज़ा है उसमें एक्यूज को मैक्सिमम 90 दिनों के लिए जुडिशियल कस्टडी में रखा जा सकता है। जुडिशियल कस्टडी मतलब जेल में रखा जा सकता है एज एन अंडर ट्रायल। और जिनमें 10 साल से कम की सज़ा है उसमें मैक्सिमम 60 दिनों के लिए जुडिशियल कस्टडी में रखा जा सकता है। इन दिनों में थाने में नहीं रखा जाएगा, लेकिन इन 60 या 90 दिनों में पुलिस को भी पूछताछ के लिए कस्टडी दी जा सकती है, बीच बीच में भी दी जा सकती है। चाहे वो एक बार में लगातार 15 दिन के लिए हो, 15 दिन से ज़्यादा नहीं होगी, या टुकड़ों में हो, मतलब कभी 4 दिन, 2 दिन, 6 दिन, लेकिन ये 15 दिन कुल मिलाकर भी 15 दिन से ज़्यादा नहीं जाएगी। और ये 15 दिन अगर ऑफेंस 10 साल से ज़्यादा की सज़ा का है तो क्योंकि जुडिशियल कस्टडी मैक्सिमम 90 दिन हो सकती है, तो ये 15 दिन उन 90 दिनों के शुरू के 60 दिन में दिए जा सकते हैं पुलिस को। और अगर ऑफेंस 10 साल से कम की सज़ा का है तो पुलिस रिमांड सिर्फ शुरू के जो 40 दिन है, 60 में से जो 40 दिन है
उनमें ही पुलिस को दोबारा कस्टडी दी जा सकती है। और जब मैं कह रहा हूं कि 10 साल से कम की सज़ा वाले ऑफेंस में मैक्सिमम कस्टडी 60 दिन और 10 साल से ज़्यादा ऑफेंस में मैक्सिमम कस्टडी 90 दिन, इसका मतलब ये है कि इन दिनों के अंदर अंदर पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके फाइनल रिपोर्ट, जिसे चालान कहते हैं, उसको कोर्ट में सबमिट करना है ताकि ट्रायल शुरू किया जा सके। और अगर इन 60 या 90 दिनों में चालान ना पेश हो पाए तो अक्यूज को डिफ़ॉल्ट बेल मिल जाती है, वो जेल से बाहर आ जाएगा। तो इसलिए पुलिस इस बात की पूरी कोशिश करती है कि चालान इस स्पेसिफिक पीरियड के अंदर अंदर ही सबमिट हो जाए। यहाँ दोस्तों हमारी एक स्टेज ओवर होती है। अब चलते हैं हम अगली स्टेज में। यहाँ कस्टडी वाला दौर खत्म हुआ, इन्वेस्टिगेशन वाला दौर खत्म हुआ, अब चलते हैं हम ट्रायल की तरफ। एक्यूज के अगेंस्ट पुलिस ने पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, विटनेसेस की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद, कोई फॉरेंसिक एविडेंस है, कोई मेडिकल एविडेंस है, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल एविडेंस है, वो सारा रिकॉर्ड कोर्ट में सबमिट करना है। इसे कहते हैं फाइनल रिपोर्ट या चालान। ये सेक्शन 193 BNSS में इसकी प्रोविज़न है। और ये सब डॉक्यूमेंट्स जो कोर्ट में सबमिट हुए हैं उनका एक सेट एक्यूज को भी एज अ राइट मिलेगा अंडर सेक्शन 230। अक्यूज को भी पता हो कि उसके खिलाफ क्या एविडेंस लगाकर प्रोसिक्यूशन अपना केस प्रूव करना चाहती है। एक तरह से ट्रायल में कोई सरप्राइज नहीं आएगा अक्यूज के लिए। जो एविडेंस होना है, जो विटनेस होने हैं, उनकी कंप्लीट लिस्ट और उसकी कॉपी अक्यूज को दी जाएगी। और अब शुरू होता है केस, यानी कि ट्रायल। चालान को जज साहब देखते हैं और अक्यूज का राइट है कि अगर उसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है चालान में, कि अगर ट्रायल चलाया भी जाए तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो कोर्ट अक्यूज को डिस्चार्ज भी कर सकती है, सेक्शन 250 BNSS। लेकिन अगर कोर्ट को लगता है कि चालान में मटेरियल है कि ट्रायल चलाया जाए, तो अक्यूज को उस पर लगने वाले चार्जेस बताए जाएंगे और उसे मौका दिया जाएगा कोर्ट में कि कहे कि वो अपने आप को गिल्टी प्लीड करता है या कहता है कि सब झूठ है और मैं ट्रायल फेस करूँगा। और इसके बाद दोस्तों शुरू होता है ट्रायल। यहाँ अक्यूज को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि वो अपने लिए अपने चॉइस का एक एडवोकेट एंगेज करे अपने आप को डिफेंड करने के लिए। ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है अंडर आर्टिकल 22 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, और इसे ही BNSS में सेक्शन 340 में रिप्रोड्यूस किया गया है। अगर उसके पास कोई एडवोकेट नहीं है, उसके पास फीस नहीं है, तो सरकारी खर्चे पर उसको वकील दिया जाएगा। ये सेक्शन 341 में है BNSS में। सारे विटनेसेस जिनकी स्टेटमेंट पुलिस ने रिकॉर्ड की है, वो सब कोर्ट में आकर 1 बाय 1 अपनी स्टेटमेंट देंगे, अपनी गवाही देंगे जज साहब के सामने। और एक्यूज अपने एडवोकेट के थ्रू उन विटनेसेस को क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा। ये उसका राइट है। क्रॉस एग्जामिनेशन मतलब कि विटनेस ने जो कहा उसके बारे में सवाल जवाब, विटनेस का झूठ पकड़ना और प्रोसिक्यूशन की स्टोरी में उसको स्टोरी को झूठी साबित करना। पूरा ट्रायल एक्यूज की प्रेजेंस में ही चलेगा, पीठ पीछे कुछ नहीं होगा। सेक्शन 308 है BNSS का। ड्यूरिंग ट्रायल एक्यूज को राइट टू फेयर ट्रायल मिलेगा। इम्पार्शियल ट्रायल की गारंटी हमें हमारा आर्टिकल 21 देता है। प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस उसके साथ रहेगी कि जब तक प्रूव नहीं हो जाता तब तक इनोसेंट है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 अक्यूज को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता है। कोर्ट की लैंग्वेज की अगर बात करें तो जो लैंग्वेज अक्यूज को समझ आ सके उस लैंग्वेज में एविडेंस या तो ट्रांसलेट किए जाएंगे या अक्यूज की लैंग्वेज में उसको समझाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी तमिल का ट्रायल यहाँ पंजाबी में हो जाए या किसी पंजाबी का ट्रायल गुजरात में जाकर गुजराती में चला दिया जाए। सेक्शन 314 BNSS इसकी बात करता है। और अक्यूज का राइट है कि वो साइलेंट रहे कोर्ट में, उसे किसी तरह का कन्फेशन नहीं करवाया जा सकता। सारी ड्यूटी प्रोसिक्यूशन की है कि प्रोसिक्यूशन साबित करे, पुलिस साबित करे कि अक्यूज ने कोई ऑफेंस कमिट किया है। अक्यूज को बिल्कुल भी साबित नहीं करना है कि वो निर्दोष है। उसका दोष साबित करने का पूरा बर्डन प्रोसिक्यूशन पर है। और अक्यूज को भी मौका दिया जाएगा अपना एविडेंस पेश करने का, अपनी बात कहने का। और फाइनली अगर आरोप साबित हो गए तो अक्यूज अपील फाइल कर सकता है। और अगर अक्यूज एक्विट हो जाए तो कोर्ट को लगता हो कि केस झूठा था तो अक्यूज को कोर्ट कंपनसेशन देने के लिए भी ऑर्डर कर सकती है। सेक्शन 273 BNSS में इसकी प्रोविज़न है। जिसकी झूठी शिकायत पर अक्यूज के ऊपर मुकदमा चला है, ये फाइन उस पर लग सकता है कि वो अक्यूज को दे। नहीं तो अक्यूज खुद भी उसके खिलाफ, जिसने उस पर झूठा मुकदमा किया है, या पुलिस के खिलाफ भी डेफेमेशन का या मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस अलग से चलाकर अपने लिए कंपनसेशन ले सकता है। पूरे केस के दौरान अरेस्ट होने के बाद एक्यूज कभी भी बेल की एप्लीकेशन कोर्ट में लगा सकता है। बेल पर मेरा एक अलग से वीडियो है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, कंप्लीट गिरफ्तारी से लेकर एक्यूज के बरी या सज़ा होने तक का। अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ऐसे वीडियोज़ के साथ फिर मिलेंगे दोस्तों। आपको दोस्त एडवोकेट विपिन कुमार, नमस्कार।